हेलो फार्मा वॉरियर्स, क्या हाल चाल है। तो चलिए, जीपैट का आगाज हो चुका है। तैयारी आप लोगों की बेहतरीन चल रही है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज एग्जाम पास के पास खड़ा हुआ है, मतलब एग्जाम नजदीक है। बहुत कम समय बचा है हमारे पास जीपैट की प्रिपरेशन के लिए। तो अब हमारे मन में एक बड़ा कंफ्यूजन ये बन रहा है कि सर कौन से टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है और कौन से टॉपिक पर सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है, या फिर यहाँ पर अगर हम बात करें कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिससे जीपैट एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो कौन-कौन से हैं, या फिर हम ये कहें कि हाई वेटेज टॉपिक कौन-कौन से हो सकते हैं आपके जीपैट 2026 के एग्ज़ाम के लिए। तो आज इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आपने जीपैट क्रैक करना है तो कुछ टॉपिक्स मैं आपको ऐसे बताना चाहूंगा कि इनको छोड़ना मतलब रिस्क को बुलाना है, रिस्क में जाना है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि ये टॉपिक आपको ना केवल सिलेक्शन दिलाएंगे बल्कि अच्छी रैंक भी प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम लोग बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। अगर जीपैट क्रैक करना है तो इन टॉपिक को छोड़ना मतलब रिस्क लेना है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगा कि जीपैट के बारे में बच्चों के मन में क्या-क्या मिथक हैं, क्या-क्या भ्रांति है। ये टॉपिक्स तो मैं बताऊँगा इस वीडियो में, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हमें और क्या-क्या प्लानिंग करनी है और क्या-क्या हमें कह सकते हैं स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। तो ये अगर बात करें कि ये पूरा का पूरा जो लेक्चर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टडी प्लान नहीं है, ये रैंक ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, ये आप अगर बोलें कि सर ये स्टडी प्लान है क्या, कि तो ये एक जस्ट नॉट अ स्टडी प्लान, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है कि इसमें सीरियस जीपैट एस्पिरेंट, याद रखना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको हाईलाइट भी करके रखा है। जो बच्चे सीरियसली जीपैट की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो समझ सकते हैं कि अब हमारे पास जो समय बचा हुआ बहुत कम है। मतलब ये आपके पास एक अल्टीमेट करेंसी बची हुई है। अब इसको कैसे खर्च करना, अल्टीमेट करेंसी मतलब टाइम। यहां पर टाइम जो है आपकी करेंसी है, याद रखना। और इस टाइम में, इस तरह कम टाइम में आपको किस तरीके से आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, अपने आप को तैयार करना है इसके लिए। क्योंकि हमारे पास देखिए, जब पैसे कम बचते हैं तो हम सोच समझ कर खर्च करते हैं। उसी तरीके से टाइम हमारे पास कम है, तो इसलिए हमें सोच समझ कर उस टाइम को यूटिलाइज करना है। कहाँ पर ज्यादा समय देना है, कहाँ पर ज्यादा फोकस करना है, इन सब पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, जीपैट इज नॉट अबाउट नोइंग एवरीथिंग। इसका मतलब ये नहीं कि आप जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सब कुछ आना चाहिए। आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे बच्चे जो सोचते हैं कि सर कि जीपैट अगर एग्जाम देने को जा रहे हैं तो हमारे सब कुछ आना चाहिए, तो बेटा आज मैं बता दूं आपको, आज तक के इतिहास में कभी 100% परसेंटेज किसी का नहीं आया। परसेंटाइल आ सकता है, 100% नहीं, किसी का नहीं आया। केवल अगर देखें तो 400 प्लस मार्क्स केवल एक ही बार क्रॉस हुए हैं। 400 मार्क्स भी नहीं आते। टॉपर के जो मार्क्स रहते हैं 350 के अराउंड रहते हैं, 350 से 300 के बीच में। तो यहाँ पर एक चीज तो तय है कि टॉपर भी, जिसको हम टॉपर कह रहे हैं, कि उसको भी सब कुछ नहीं आता, लेकिन जितना आता है उतना सॉलिड आता है। ठीक है, जितना आता है उतना सॉलिड आता है। तो जीपैट की तैयारी करने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ आए हमें, लेकिन जो भी आए हमें एकदम से सॉलिड आना चाहिए। ठीक है, और ऐसा आना चाहिए कि जो एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बनते हो। चलिए, तो यहां पर जो बच्चे जीपैट की तैयारी करते हैं उनके मन में जो डिलेमा है, या फिर जो तैयारी करना शुरू की, अभी कई बार कुछ लोग लेट कमर्स होते हैं जो बाद में जागृत होते हैं, तो उनके लिए क्या क्या डिलीमा है अगर बात करें, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके मन में क्या घबराहट है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, वास्ट सिलेबस है, 15 प्लस आपके सब्जेक्ट्स हैं, 1000 प्लस आपके टॉपिक्स हैं, टाइम बहुत कम रह गया है। कुछ एक हफ्ते अगर देखें, ओवरऑल बात करें तो करीब, अगर मैं आज अगर ये वीडियो आप देख रहे होगे तो अब मिला के देखें तो मुश्किल से 8 वीक्स आपके पास बचे हैं, या कह सकते हैं दो दो महीने आज आपके पास एग्जैक्ट बचे हुए हैं। और इन 2 महीनों में आपके साथ ये भी होना है कि कुछ बच्चों के सेमेस्टर एग्जाम भी चल रहे होंगे, कुछ के आने वाले हैं। तो मतलब आप लोगों को डबल फाइट करनी है, इधर कुआ उधर खाई, दोनों चीजें। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर एक सबसे बड़ी क्या है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आखिरी मिनट के लिए बैठे रहे।
आखिरी मिनट के लिए, बोला कि नहीं। तो तैयारी हमें जो करनी है अभी से करनी है। देखिए लास्ट में तो रिवीजन होता है। अब तैयारी, ये जो मंथ है आपका, फर्स्ट मंथ जो रहेगा आपका, इसमें आपको जितने भी आपके बैकलॉग्स हैं, जितने भी आपके जो कह सकते हैं टॉपिक्स छूट गए हैं, जिनको लगता है आपको कि इनको और अच्छा मजबूत करने की जरूरत है, इनको और समझने की जरूरत है, इनकी लर्निंग करने की जरूरत है, तो ये समय वही है जिसमें आप क्या करोगे, इन सब चीजों को ओवरकम करोगे। अब अगर हम बात करें स्टडी लेस बट स्टडी राइट, भले ही कम, देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा कि स्टडी लेस, यहां पर अगर लिख दिया मैंने, बोला सर स्टडी लेस, बोला सर हम तो 30 मिनट ही पढ़ेंगे, बोला कि आपने बोला सर, नहीं बेटा, यहां पर स्टडी लेस का मतलब जो स्टैंडर्ड टाइम है, अगर आप देखिए अभी तो 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पूरी इंटेंसिटी के साथ पढ़ना पड़ेगा, पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट चीज, राइट कंटेंट को हमें पढ़ना है। 10 बुक से मत पढ़िए, केवल एक ही बुक या एक ही नोट्स बनाइए, ठीक है। यहां पर जो समय है हमारे पास, वो मैक्सिमम एमसीक्यू प्रैक्टिस और थ्योरेटिकल, आप थ्योरी पढ़िए और एमसीक्यू करिए। तो स्मार्ट अल्टरनेटिव क्या हो सकता है आप लोगों के लिए, भले ही कम स्टडी करें बट राइट स्टडी करें, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर जो आप जो डेडली मिस्टेक्स जो करते हैं, जो आप जिसकी कीमत आपकी रैंक को या सिलेक्शन को चुकानी पड़ती है, वो अगर हम बात करें उनके बारे में कि ये क्या हो सकती है आपकी डेडली मिस्टेक्स, उनमें स्प्रेडिंग टाइम इवनली। आपने क्या किया कि सर हम पढ़ तो रहे थे, आपने बोला था सर कि बहुत पढ़ना है, हमें बहुत पढ़ना है, लेकिन हम लो यील्ड टॉपिक या लो वेटेज टॉपिक को ज्यादा ध्यान दे रहे थे। बोला कि सर हम माइनर पर फोकस कर रहे थे और हम मेजर पर थोड़ा कम ध्यान दे रहे थे। आपने कहा था कि सिलेक्शन के लिए, रैंक के लिए मेजर माइनर दोनों होना चाहिए, लेकिन बेटा ये तो नहीं बोला कि माइनर को पकड़ लो और मेजर को छोड़ दो। पहले आपने मेजर को पकड़ना है, देन समय बचता है तो माइनर पर फोकस करना है। तो यहां पर मेजर और माइनर का बड़ा, अब सर मेजर और माइनर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, इस पर तो आपको पता ही है। आपके इतने दिनों से आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही चल गया होगा। क्वेश्चंस भी मैं आपको अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन का स्टैटिक्स है वो बताऊंगा, तो आपको खुद ही समझ में आ गया कि मेजर सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। अब यदि बात करें अगर बुक हॉपिंग, ये एक होती है प्रॉब्लम, बुक हॉपिंग। मतलब आप मल्टीपल सोर्सेस से, आप अभी लास्ट टाइम में देखिए, अभी आप साल भर से मल्टीपल सोर्सेस से बुक पढ़ रहे थे, ये वाली बुक पढ़ ली, एक रेफरेंस बुक कोई फलाने ऑनलाइन कोर्स की, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बुक, या किसी ने किसी दूसरे ऑथर की पढ़ लिया आपने। लेकिन अब ये नहीं है कि 10 सोर्सेस से आपको बुक पढ़ना है। आप अब आपको देखिए, अभी तक तो मुझे लग रहा है आप लोगों ने परफेक्ट नोट्स बना लिए होंगे बुक से, नोट्स वगैरह सब कुछ तैयार कर लिया होगा। और यदि नहीं भी किया है तो आपको अब एक बुक को फॉलो करना है, 10 बुक को नहीं करना है। अगर आप 10 बुक की तरफ जाओगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, याद नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए एग्जाम में कई बार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं कि आपको कई बार क्वेश्चन क्लिक करता है और वो लाइन क्लिक करती है कि ये बुक में फलानी लाइन मैंने देखी थी, और उसके बेस पर आप आंसर करते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या करना है, मल्टीपल सोर्स से अगर आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल सोर्सेस से आप पढ़ रहे हो, या बुक्स बुक्स मल्टीपल बुक्स पढ़ रहे हो, तो वो आप बंद कर दीजिए। आप एक ही बुक को फॉलो करिए, अपने नोट्स को फॉलो करिए। मैं तो यही बोलूंगा कि आप नोट्स बनाइए अपने प्रॉपर। अगर बन गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं बने तो जल्दी से बना लीजिए अपने नोट्स, खत्म करिए काम और उसके बाद पढ़िए। तो ये काफी काफी हेल्पफुल रहेगा। जो टॉपर्स रहते हैं ना, वो टेक्स्ट से ज्यादा नोट्स पर ट्रस्ट करते हैं, याद रखना हमेशा। अब तीसरा जो सबसे बड़ा कारण क्या निकल के आता है, वो निकल के आता है पीवाईक्यू निगलेक्ट। कई बच्चे क्या कहते हैं, बोला सर हमने थ्योरी पढ़ ली, बहुत मजबूत हो गई हमारी थ्योरी, अब हमसे कोई भी बात पूछ ले कि फलाने टॉपिक में से ये क्या होता है, ये ड्रग का एग्जाम्पल क्या है, लेकिन आप बच्चा ये भूल जाते हो कि वो टॉपिक तो ठीक है आपने लर्न कर लिया, लेकिन उस टॉपिक को लर्न करने के बाद आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। आपने सपोज दैट डाइल्यूएंट्स के एग्जाम्पल पढ़े जो कि टैबलेट में यूज हो रहे थे, लेकिन डाइल्यूएंट्स के एग्जाम्पल आपको कितने याद है। आप जब तक पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि हम कहां मिस्टेक कर रहे हैं, कहां भूल रहे हैं। और पीवाईक्यू से हमारी ये भी प्रॉब्लम समझ में आती, ये भी एक चीज समझ में आती है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ आपको पीवाईक्यू से समझ में आ गई। तो मैं बार बार बोलूंगा बेटा, लास्ट टाइम में आप पीवाईक्यू जरूर करें,
और मैं अकेला ये नहीं बोलूंगा पीवाईक्यू आप अकेले जीपैट की तैयारी कर रहे हैं तो जीपैट की करें। अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेस के पीवाईक्यू हैं, दूसरे एग्जाम्स के, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, अगर आपके पास पीवाईक्यू है, चाहे वो डीआई के हो, चाहे नाइपर के हो, चाहे फार्मासिस्ट के हो, वो भी लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होके आता है। मैं आपको बता रहा हूं, पेपर उठा के देखोगे तो कहीं ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी से किन्हीं टर्म्स में मिलता जुलता है, चाहे ऑप्शंस में, चाहे वो क्वेश्चन के टर्म में, चाहे वो रॉन्ग ऑप्शंस के टर्म में, मिलता जरूर है। लेकिन अभी आपको इतनी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे बोल रहा हूं पीवाईक्यू सॉल्व करिए बस। ओके चलिए, व्हाट यू विल अचीव, क्या आप अचीव कर लेंगे अगर ऐसा ब्लूप्रिंट, सक्सेस का ब्लूप्रिंट अगर तैयारी कर लेंगे तो क्या, ठीक है ना। तो कैसे अचीव करेंगे, कब अचीव करेंगे, क्या अचीव करेंगे, ठीक है, तो उस पर भी बात करते हैं कि व्हाट यू विल अचीव। तो आइडेंटिफाई द टॉपिक्स फ्रॉम विच मैक्सिमम क्वेश्चन आर आस्क्ड इन द जीपैट एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये तो मैं आपको आज ही बता दूंगा, कौन कौन से क्वेश्चंस कहां से आए हैं, मेजर टॉपिक कौन कौन से हैं। तो वो टॉपिक्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं जहां से आपको क्या करना है कि यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं। ओके, शिफ्ट फ्रॉम स्कैटर्ड स्टडिंग टू टारगेटेड अटैकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टुकड़ों में पढ़ाई मत करिए बहुत ज्यादा, सुबह पढ़ लिया तो दिन में नहीं पढ़ रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, रात को पढ़ नहीं। आपने सुबह पढ़ना है तो 4 घंटे आपने सुबह निकालने हैं, ठीक है, शाम को भी 4 घंटे आपको निकालने हैं। टारगेटिंग पढ़ाई, अब स्कैटरिंग नहीं है, प्लानिंग के साथ चलिए आप, प्लानिंग के साथ चलिए, स्कैटर नहीं, ठीक है। और मैं आपको सबसे बड़ी अच्छी चीज बोलूंगा, आप रोटेशन से करिए पढ़ाई, रोटेशन सिस्टम, मतलब आप हर सब्जेक्ट को टच करिए। कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि मुझे फार्माकोलॉजी अच्छी लग रही तो मैं फार्माकोलॉजी पढ़ रहा हूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं मुझे फार्मास्यूटिक्स अच्छा लग रहा है तो फार्मास्यूटिक्स पढ़ो, उसी को पढ़ते रहते नहीं। मैं आपको बोलूंगा कि आप रोटेशन पर चलिए, रोटेशन, स्टडी रोटेशन बोलते हैं इसको, स्टडी स्टडी रोटेशन। इसमें क्या करना है, आपको टाइम को ऐसे डिवाइड करना है सब्जेक्ट वाइज कि आपको हर सब्जेक्ट को डेली टाइम देना है। ऐसा नहीं कि आपको फार्मास्यूटिक्स अच्छा लग रहा है तो आप वही पढ़ रहे हो, फार्माकोलॉजी या केमिस्ट्री अच्छा लग रहा है वही नहीं, आपने फार्मास्यूटिक्स भी पढ़ना है तो उतना टाइम आपको कोलोजी भी पढ़ना है, उतना आपको फार्माकोग्नोसी और केमिस्ट्री, ये आपको पूरी प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। तो सारे सब्जेक्ट आप साथ लेकर चल सकते हो, सारे सब्जेक्ट आप साथ लेकर चल सकते हो, तो कहीं से आपको ये नहीं लगेगा कि ये सब्जेक्ट हमारा छूट गया या ये सब्जेक्ट हमारा रह गया। ये बहुत अच्छी प्लानिंग होती है भैया, इस प्लानिंग को अगर फॉलो करोगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, रैंक आएगी, रैंक की गारंटी है, ठीक है। मैक्सिमाइज सोर्सेस यूजिंग प्लांट स्टडीज, ठीक है ना। तो यहां पर आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक प्रॉपर, ठीक है ना, प्रॉपर मैक्सिमाइज स्कोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान स्टडी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया रोटेशन वाला प्लान है, आपको कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करना है, पीवाईक्यू कब लगाने हैं, थ्योरी कब थ्योरी कब पढ़े, तो मैक्सिमाइज स्कोर कब होगा आपका, जब प्लान स्टडी स्ट्रेटजी आप बनाएंगे, ठीक है ना। अवॉइड आई स्टडीज एवरीथिंग बट स्कोर नथिंग, इट इज अ ट्रैप। और मन में भी कई लोगों को आता है, आज मैंने पूरा पढ़ लिया तो 100% मार्क्स आने चाहिए, नहीं, देखिए उससे विचलित नहीं होने का। आपके अगर पढ़ लिया 100% पढ़ लिया तो जरूरी नहीं कि 100% मार्क्स आए। अगर कम मार्क्स आ रहे हैं, मान लीजिए आपके 60% आ रहे हैं, गुड है, अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर 50% आ रहे हैं तो भी अच्छा है, इससे नीचे जा रहे हैं तो अब आपको रिवीजन करने की जरूरत है, क्योंकि आपने एक बार पढ़ने के बाद 50% अगर ग्रैब किया, अचीव किया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर उससे ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो मतलब बहुत अच्छी बात है। तो प्लानिंग आपकी शॉर्टेड है, एकदम से सही जा रही है। तो यहां पर आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ डाला, जो क्वेश्चन नहीं आते वो भी पढ़ डाला, बोला कि सर ने बोला था कि बी फॉर्म का पूरा सिलेबस मतलब जीपैट का सिलेबस, तो मैंने कंप्यूटर उठा के पढ़ डाला, मैंने सर फंडामेंटल बायोलॉजी पढ़ ली, सर मैंने फंडामेंटल मैथमेटिक्स पढ़ डाला, भैया क्वेश्चन ही नहीं आते, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर अगर बात करें, सबसे पहले अगर सब्जेक्ट उठा ले, ठीक है, तो सबसे पहले आपके फार्मास्यूटिक्स जो सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिक्स और उसके अलाइड सब्जेक्ट, ये आपकी बैकबोन है आपके जीपैट की रैंकिंग, ठीक है ना, स्कोरिंग बैकबोन है। मैं सारे सब्जेक्ट पर 1 बाय 1 करके आता हूं। तो यहां पर सबसे पहले फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कंसेप्चुअल गोल्ड माइन है, कंसेप्ट से बना हुआ पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, कंसेप्ट का खेल है ये सब्जेक्ट, पूरा का पूरा क्या है, कंसेप्ट। तो यहां पर क्या करना है आपको, कंसेप्ट को डेवलप करना पड़ेगा। यहां पर 70% क्वेश्चन
कंसेप्ट बेस पर आते हैं और 30% न्यूमेरिकल आते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप क्या करिएगा, एक प्रॉपर शीट बनाइए, ठीक है ना। उस प्रॉपर शीट पर आप पूरी इक्वेशंस जो है वो आप लिख लीजिए, पूरे आपके फार्मा में जो इक्वेशंस यूज होती है पूरी लिख लीजिए। मैं नहीं कह रहा अकेले फिजिकल की, बल्कि बायोफॉर्म की, एनालिसिस की, सब जगह। और उनको थोड़ा डेली डेली रिवीजन करिए, उनका क्या करिए दोस्तों, डेली रिवीजन करिए। मैं कह रहा हूं कि आपने अगर इक्वेशंस भी पढ़ ली ना, तो आपको ये न्यूमेरिकल बन जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल घुमा फिरा के नहीं आते, सीधा इक्वेशन बेस्ड आते हैं। तो मतलब यहां पर आपको इस फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, क्योंकि एक सब्जेक्ट बहुत तगड़ा है, और करीब करीब अगर इसका वेटेज देखें तो पूरा जो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट आता है उसका 30 to 40% के आसपास वेटेज रहता है। इसका 30% तो रहता है एटलीस्ट वेटेज, मतलब अच्छा खासा वेटेज रहता है। 50% से आसपास वेटेज फार्माटेक का रहता है, 30 से 40% के आसपास इसका रहता है, फिर दूसरे सब्जेक्ट्स का रहता है। तो मतलब अच्छा खासा वेटेज है। तो मतलब आपको अगर रैंक चाहिए तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स छोड़कर मत जाइए, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाइएगा। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स ये आपको तैयार करनी है, मैं बोल रहा हूं हर हाल में, कैसे भी 7-8 टॉपिक है उनको अच्छे से करिए। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए यहाँ पर पूरा स्टेट्स बना हुआ है। अगर आप देखें सरफेस और इंटरफेशियल फिनोमेना से अभी तक की अगर देखें इतिहास के बारे में बात करें पूरा जीपेट एग्जाम की, तो 39 प्लस क्वेश्चन आए हैं। 39 प्लस क्वेश्चन, एक छोटा सा टॉपिक है, अगर देखें 4-5 पेज का पूरा टॉपिक होगा, लेकिन 39 प्लस क्वेश्चन आए हैं, तो मतलब एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको छोड़कर मत जाइएगा। फिर उसके बाद रियोलॉजी और विस्कोसिटी, जीपैट 2025 में से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर ओवरऑल बात करें तो 30 प्लस क्वेश्चन हर साल 1 या 2 क्वेश्चन से जरूर पूछे जाते हैं। तो रियोलॉजी विस्कोसिटी आपको नहीं छोड़ना है। माइक्रोमेरेटिक्स से कई एक बार तो 2 से 3 क्वेश्चन आ गए थे। 23 प्लस या उससे भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए अभी तक की अगर इतिहास में बात करें, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर केमिकल काइनेटिक्स और ड्रग स्टेबिलिटी से 21 प्लस क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें हार्डनेस इक्वेशन से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट आया। ऑर्डर से क्वेश्चन पूछा गया, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इनकी इक्वेशंस पूछ ली गई हैं। तो ये आपको इक्वेशंस को, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को याद रखना, और साथ ही साथ सॉल्युबिलिटी कंसेप्ट को भी पढ़ के जाना इसमें आपके। तो सॉल्युबिलिटी टर्म्स है, उनसे हर साल एक नया क्वेश्चन आता है। इसलिए आपको क्या करना है कि ये आपके डू और डाई वाले टॉपिक हैं, स्किप इक्वल टू रिस्क, ठीक है। चलिए, अब यहां पर प्रो टिप्स अगर बात करें, तो यहां पर पूरे के पूरे अगर बात करें कि आपको बोला कि सर ये फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो यहां पर 1 पेज फॉर्मूला शीट बनाइए, जो मैंने आपको बता दिया। ग्राफ इंटरप्रिटेशन को समझिए, स्पेशली फ्लो कर्व्स जो आपके न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन के हैं, जिनको समझिए। अब अभी तक ऐसे पिक्चोरियल टाइप के क्वेश्चंस नहीं आए, हो सकता है इस बार आ जाए, ग्राफ बन के आ जाए, पूछ लिया गया एक कौन सा वाला ग्राफ है, न्यूटोनियन है, नॉन न्यूटोनियन है। और ठीक है ना, 5 पीवाईक्यू न्यूमेरिकल डेली करिए। आप मुश्किल से अगर देखेंगे तो 80 पीवाईक्यू, 80 न्यूमेरिकल्स पीवाईक्यू अभी तक पूरा अगर निकालोगे तो 80 प्लस अगर मिलेंगे, 80 से लेकर 100 तक, 80 से लेकर 100 तक आपके न्यूमेरिकल पीवाईक्यू आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप करीब 5 अगर पीवाईक्यू रोजाना करोगे न्यूमेरिकल बेस्ड, तो आपके पीवाईक्यू 20 डेज में आपके सारे पीवाईक्यूज कवर हो जाएंगे, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, अब चलते हैं फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, द रैंक डिसाइडर। इसको हम रैंक डिसाइडर बोलते हैं कि जिसने ये कर लिया अच्छे से उसकी रैंक आना पक्का है। हाईएस्ट आरओआई सब्जेक्ट है, ठीक है ना। हाईली कैसा है, हाईली आरओआई सब्जेक्ट है। और अगर इस सब्जेक्ट में मास्टर कर लिया तो आपका मेजर रैंक जंप। लेकिन सर इसमें मास्टरी कैसे करें, सर कौन कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दें, तो चलिए मैं आपको बताऊं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर, टॉपिक्स का सरताज, टैबलेट्स। टैबलेट से अभी तक के इतिहास में उठा के देखा सबसे बड़ा टॉपिक है, इससे 96 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर साल इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभार इससे भी ज्यादा आ जाते हैं। तो टैबलेट जिसने तैयार कर लिया उनके 1 या 2 क्वेश्चन तो तैयार हो गए दोस्तों। जीपैट के लिए मैं बता रहा हूं, ज्यादा भी आ सकते हैं। कई बार कोई बंदा ऐसा बैठ के एग्जाम सेट करने वाला, उसे टैबलेट पसंद है, तो टैबलेट जरूर पूछता है, टैबलेट से क्वेश्चन जरूर आते हैं। फिर उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पेरेंटल और ऑप्थेल्मिक। इससे 66 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने, 66 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के इतिहास में। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके एवोल्यूशन जो है पेरेंटल का बहुत इंपॉर्टेंट है। टैबलेट का एवोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि टैबलेट और पेरेंटल के
इवोल्यूशन अच्छे से पढ़ के जाइएगा दोस्तों, यहां से क्वेश्चन जरूर आने की संभावना है। इसके अलावा बायोफिजिक्स सिस्टम में अगर बात करें, सस्पेंशन, इमल्शन, कोलॉइड से इससे 36 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइड से क्वेश्चन पूछा लिया जाता है, टाइप से बेसिकली माइक्रो इमल्शन से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो माइक्रो इमल्शन अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेफिनेशन आ जाती है, सीधी सीधी क्या जाती है दोस्तों, डेफिनेशन आ जाती है। तो 31 प्लस क्वेश्चंस अभी तक यहां पर नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से देखे गए हैं। साथ ही साथ कैप्सूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सॉलिड डोजेस फॉर्म है, इससे पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूअसली, चाहे मशीन को लेकर हो, चाहे जिलेटिन को लेकर हो, चाहे आपके साइज को लेकर हो, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसको स्किप मत करिएगा। यहां पर ये आपकी नॉन निगोशिएबल यूनिट है, इनको इनको अगर आपने इनके साथ में कोई भी कोताही बरती तो आप रैंक में पिछड़ जाएंगे। ओके, तो टैबलेट प्लस पेरेंटल को अगर मिलाकर अगर बात करें तो अभी तक 160, ठीक है ना, 160 मार्क्स, 160 क्वेश्चंस, मार्क्स ना बोल के 160 क्वेश्चंस पूछे गए अभी तक। अगर इनको मिलाकर अगर देखें, बात करें तो ये आपका अगर बात करें तो टोटल स्कोर का अगर बात करें, मान लीजिए इससे बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन, तो ये टोटल स्कोर का अच्छा खासा वेटेज हो सकता है यहां पर। ओके, चलिए अब यहां पर बात करते हैं बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, तीसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि फार्मास्यूटिक्स का अलाइड सब्जेक्ट है। तो यहां पर बात करें एब्जॉर्प्शन से, अभी तक 39 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एब्जॉर्प्शन में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसोमल, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। इसके अलावा बेसिक फार्माकोकाइनेटिक मॉडलिंग अप्रोच से भी 26 क्वेश्चन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोटीन बाइंडिंग से 23 क्वेश्चंस, और बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस और साथ ही साथ एक्सक्रीशन दोनों को मिला दे तो 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहां पर आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिल जाएंगे, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, और सीधे सीधे क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट से क्वेश्चन, बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन से क्वेश्चन, क्लियरेंस की डेफिनेशन से क्वेश्चन, साथ ही साथ आपको मेथड्स ऑफ बायो अवेलेबिलिटी या डिफरेंट टाइप के फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ सब्जेक्ट जो कि फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी है। ये क्विक मार्क्स सेक्शन है, इससे अगर आपने कर लिया, माइनर सब्जेक्ट में कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये कर लिया आपने तो आपका बहुत अच्छा स्कोर में इजाफा हो सकता है। तो यहाँ पर 4 मेन चीजें हैं। अगर बात करें तो सबसे पहले इम्यूनोलॉजी और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। स्टेलाइजेशन टेक्निक बहुत छोटा सब्जेक्ट टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरफेशियल फिनोमेना एक छोटा सा टॉपिक था, उससे क्वेश्चन हर साल आते हैं। इससे भी क्वेश्चंस लगभग लगभग हर साल पूछा जा रहा है, डी वैल्यू, जेड वैल्यू, एफ वैल्यू। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के जो स्टेलाइजेशन टेक्निक्स है उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों की जनरल माइक्रोबायोलॉजी, इसमें आपका जो माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स है, स्टैनिंग टेक्निक्स है, आपका बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा डिजीज और देयर डायग्नोस्टिक टेस्ट, डिजीज मतलब डिजीज का कौन सा पॉजिटिव एजेंट है और उसका कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है, यहां से भी क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो फार्मास्यूटिक्स का है। इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस एंड रेगुलेटरीज, इससे लास्ट वीक स्कोरर सब्जेक्ट है, और ये आपको लास्ट में बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करके जाना है। जब आपका लास्ट के 7 से 10 दिन रह गए हो तो उसको जरूर रिवाइज करिएगा। इसमें बेसिकली ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको स्पेशली ध्यान देना है स्केड्यूल्स पर के ऊपर ध्यान देना है कि सर कौन कौन से स्केड्यूल्स होते हैं इसमें, और फॉर्म नंबर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गया। इसके अलावा कुछ डेफिनेशन है, मिस ब्रांडेड ड्रग, अडल्ट्रेटेड ड्रग, स्पूरियस ड्रग, इस तरीके की डेफिनेशन आप देख सकते हो। कुछ कमेटीज भी हैं, डीटीएबी वगैरह, तो उनके मेंबर्स भी देखने हैं आपको, ये याद रखना है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, आप एक चार्ट बनाइएगा हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के नाम से, तो उसमें आपको सभी की सभी जो एक्ट्स और रूल जो पास हुए हैं, कब ये इफेक्टिव हुए हैं, उन सब का पूरा आपको डिटेल बनाना है एक तरीके से। तो यहां पर आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर ईयर से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट हाईएस्ट कह सकते हैं कि जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो है फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के कंपोनेंट, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल के कंपोनेंट, कौन कौन सी कमेटीज होती हैं, फार्मासिस्ट क्या होता है, ये सब आपको यहां पर मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फार्मेसी एक्ट के, वो भी देखना है। उसके बाद आपके आते हैं
नार्कोटिक एंड साइकोटिक ड्रग सब्सटेंसेस जो आते हैं उसके आपको कई बार पूछ लिए जाते हैं कि उनके लिए ऑफेंसेस क्या है, पेनल्टीज क्या है, कब पास हुआ था। इसके अलावा जो भी एक्ट्स हैं आपको उनका ईयर तो एटलीस्ट याद करके रखना पड़ेगा कि ड्रग मैजिक एंड रेमेडीज एक्ट कब पास हुआ, पोइजन एक्ट कब पास हुआ, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में पता होना चाहिए, किस कंट्रीज की कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है, आईसीएस गाइडलाइन क्या है, डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन क्या है, ये सब आपको पढ़ के जाना है अगर आपने रैंक लेकर आना है तो। चलिए अब यहां पर आते हैं फार्माकोलॉजी। सर फार्माकोलॉजी से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं यहां पर? अगर देखें, अगर इतिहास उठाकर देखें, इतिहास को खंगाल कर देखें तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स यानी कीमोथेरेप्टिक एजेंट से कितने दोस्तों, कीमोथेरेप्टिक एजेंट से 119 प्लस क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब सबसे बड़ा टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आने की गारंटी 100% है। तो आपको क्या करना है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन पर फोकस करना है, स्पेक्ट्रम एक्टिविटी पर फोकस करना है, टॉक्सिसिटी प्रोफाइल पर फोकस करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑटोटॉक्सिसिटी किससे होती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी किससे होती है, ग्रे सिंड्रोम किससे होता है, आपके एंटीटीबी ड्रग के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, आइसोनियाजाइड के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़ के जाना है। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये आपका इससे क्वेश्चन आने की गारंटी 100% है। इसके अलावा दूसरा हाई वेटेज टॉपिक जो है वो आपका कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स है। इससे 80 प्लस क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। अगर इसमें बात करें तो यहां पर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एरिथमेटिक ड्रग और जो आपके एंटी एरिथमेटिक ड्रग और आपके एंजाइनल ड्रग, यहां से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ये अच्छे से तैयार करना आपका फार्माकोलॉजी का सेक्शन, कौन सा, कार्डियोवास्कुलर ड्रग का। यस, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। इसके अलावा थर्ड जो हाई वेटेज टॉपिक है वो है आपका सीएनएस ड्रग्स। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एएनएस पीएनएस नहीं, सीएनएस। सीएनएस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ड्रग से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर डिजीज से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर सीएनएस से रिलेटेड जो डिजीज है उनकी पैथोफिजियोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, उनकी ड्रग्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप इसके लिए क्या करिए, अगर आपने फार्माकोलॉजी पर अगर आपने मास्टरी हासिल करनी है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रग कार्ड बनाना पड़ेगा जिसमें मैकेनिज्म की साइड इफेक्ट, वन क्लिनिकल पर और इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शन को देखना पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में दोस्तों आपको रेंजेस याद रखनी है, यूवी विजिबल, आईआर, एनएमआर और मास की। साथ ही साथ कुछ बेसिक जो कंसेप्ट्स रहते हैं, जैसे यूवी विजिबल पे आप अगर देखें बेथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, ये पढ़ना है आपको, बियर्स-लैम्बर्ट लॉ पढ़ना है और वुडवर्ड फिशर रूल पढ़ के जाना है। आईआर के आपके स्पेसिफिक कुछ कंसेप्ट्स रहते हैं, उनको आपको देखना है। एनएमआर के भी कुछ कंसेप्ट्स हैं, उसी तरीके से आपके मास के कुछ कंसेप्ट, अगर आप मास पर जाओगे आपका बेस पीक, इस तरीके के जो कंसेप्ट होते हैं ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहां से पिछले कुछ साल से कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल और डिटेक्टर मत भूलिएगा, और टाइट्रेशन के रिएजेंट पढ़ के जाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद बात करें सर मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आना थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन यहां पर आपको ड्रग के एसएआर और कुछ ड्रग्स के स्पेसिफिक प्रोटोटाइप की ड्रग की सिंथेसिस को जरूर पढ़ के जाना है। एसएआर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब आते हैं दोस्तों फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में अगर बात करें कि सर ये है तो सही माइनर सब्जेक्ट, लेकिन 10 क्वेश्चन आते हैं इसमें, ये 10 क्वेश्चन आपकी रैंक बूस्टर का काम करते हैं। तो यहां पर अगर बात करें, पहले बराबर वेटेज था, अभी थोड़ा सा कम कर दिया वेटेज, बट लेकिन दूसरे एग्जाम्स में नाइपर की आप तैयारी करोगे तो उसमें तो वेटेज है, तो हमें यहाँ पर स्किप नहीं करना फार्माकोग्नोसी को, उसको प्रॉपरली पढ़ना है आपको, क्योंकि ये आपको जीपेट में 10 क्वेश्चन मतलब 10 मल्टीप्लाई 4 40 नंबर का फायदा देगा। एल्केलॉइड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे 87 प्लस क्वेश्चन अभी तक देखने को मिले हैं, तो ये आपको एल्केलॉइड ध्यान से पढ़ना है। ग्लाइकोसाइड सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 71 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं, और लास्ट में आता है आपका वोलेटाइल ऑयल, इससे 41 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों यहां पर इसके अलावा मैं आपको एक और एडवाइस करना चाहूंगा, अगर आप इसको माने तो जनरल फार्माकोग्नोसी भूलकर मत छोड़िएगा, वो करिएगा। क्लासिफिकेशन और साथ ही साथ आपके ट्राइकोम्स और स्टोमेटा और कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, यहां से भी क्वेश्चन निकल कर आते हैं, तो मतलब ये तो क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। ठीक है, तो यहां पर फार्माकोग्नोसी के लिए अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल सोर्स आपको पता होना चाहिए, फैमिली,
और उसका प्लांट का नाम, बायोलॉजिकल नेम। केमिकल कंस्टिट्यूएंट इंपॉर्टेंट है। केमिकल टेस्ट ये भी इंपॉर्टेंट है कि बारफोर्ड रिएजेंट टेस्ट किसके लिए होता है, मेयर रिएजेंट का टेस्ट किसके लिए होता है, मेयर टेस्ट, डेगनड्रॉफ टेस्ट किसके लिए होता है, क्या इसके रिजल्ट्स रहते हैं, और थेरेप्यूटिक पर्पज क्या क्या होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहां पर रेड फ्लैग लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि क्या हमें अवॉइड करना चाहिए हम जब इतना कम समय रह गया है। डोंट एक्सप्लोर न्यू रेफरेंस बुक, नई रेफरेंस बुक को पकड़ना नहीं, जो पढ़ रहे हैं जो हमारे पास मैटर है उसको तैयार किए। डोंट मेमोराइज लेंथी सिंथेटिक पाथवे, इससे भी क्या होगा, आपने सिंथेटिक पाथवे अभी तक याद कर लिया तो ठीक है, अब मत पढ़िए पीछे, मत भागिए कि ड्रग की सिंथेसिस के पीछे भाग रहे हैं या कोई बायोजेनेटिक पाथवे के पीछे भाग रहे हैं, मत भागिए, छोड़ दीजिए अभी। डोंट स्पेंड इक्वल टाइम टू ऑल टॉपिक्स, नहीं, हाई वेटेज टॉपिक पर मैंने आपको बता ही दिया, इन हाई वेटेज टॉपिक पर आपको फोकस ज्यादा करना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम 5 साल के पेपर को इग्नोर नहीं करना है। मैं तो यहां पर बढ़ा देता हूं आपको, कंप्लीट पीवाईक्यू को फॉलो करना है। कुछ कहते हैं 10 का, मैं तो कहता हूं पूरे 38 ईयर्स के पीवाईक्यूज आपको फॉलो करने चाहिए, क्योंकि पुराने पेपर से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा आते हैं, बजाय नए के पुराने को ज्यादा खोजते हैं बनाने वाला, ठीक है ना। डोंट स्टडी विदाउट अ टाइमर, मैंने आपको टाइम का बाइफर्केशन बता दिया था, तो आप टाइमर के साथ पढ़ेंगे, 2 घंटे हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 2 घंटे बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 2 घंटे बाद हम तीसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी कंटिन्यूअसली। ओके, तो ये टाइमर के साथ आप अपनी स्टडी को करिए और थोड़ा सा बीच में ब्रेक लिया करिए 5-10 मिनट का, फिर उसके बाद अपनी तैयारी को कंटिन्यूअस रखिए, ठीक है। एग्जाम डे अप्रोच, फाइनल बैटल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो ये तो आपको मैं बाद में भी बता दूंगा, लेकिन अभी बता देता हूं। फर्स्ट पास, सॉल्व ऑल डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, जो आपको पता है उनको सॉल्व करिए। फर्स्ट पास में जो आपको एग्जैक्ट आते हैं उनको सॉल्व करिए। सेकंड पास में क्या होगा कि अपना दिमाग लगाइए, कंसेप्ट लगाइए, ठीक है ना। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेकंड अटेम्प्ट में। और थर्ड में आप क्या करेंगे, रिविजिट, जो आपने मार्क कर दिए, आपको लगता है क्वेश्चन में सॉल्व कर सकता हूं, या कोई टफ क्वेश्चन है जिसमें हो सकता है कि आपको ज्यादा डीप सोचने की जरूरत पड़ी है, तो आपको थर्ड पास पर जाना चाहिए। तो फर्स्ट पास जो आपको परफेक्टली आते हैं एक बार में उसको सॉल्व कर देना। सेकंड पास में वह क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए जहां पर कंसेप्ट या कुछ न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल पहले मत करिएगा फर्स्ट पास में, सेकंड पास में करना। थर्ड पास में आपने जो फ्लैग्ड कर दिए क्वेश्चन के लिए रिविजिट कीजिए, या कुछ टफ क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करिए। और गोल्डन रूल क्या है, नो negative guessing, useless 50% unless 50% sure, no negative guessing unless 50% sure। आप अगर 50% या 50% से ऊपर अगर श्योर नहीं है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, मतलब 50-50% के केस में रिस्क हो सकती है, ठीक है। आपने गैसिंग नहीं करनी है, क्योंकि यहां पर माइनस मार्किंग है, इसलिए वही क्वेश्चन को लगाना है जो आपको लगता है कि आप परफेक्ट है उसके केस में। तो 60-40 के केस में अगर आप श्योर हैं कि 60% करेक्ट है तो आप कर सकते हैं। 50-50 के केस में रिस्क है, और इससे भी ऊपर नीचे जा रहे हैं तो उसमें और रिस्क हो जाएगी, ठीक है। माइंडसेट शिफ्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम आई नीड टू स्टडी एवरीथिंग टू आई नीड टू स्टडी एवरीथिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हमें वही पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ने की बजाय। आपका जीपैट मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए, यू डोंट फेल इन द जीपैट बिकॉज यू डिड नॉट स्टडी, यू फेल बिकॉज यू डिड नॉट स्टडी स्मार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जीपैट में इसलिए क्वालिफाई नहीं करते हैं, वैसे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन जो बच्चे क्वालिफाई नहीं करते उनके लिए बता रहा हूं कि वो क्वालिफाई इसलिए नहीं कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, उन्होंने स्मार्ट वे में पढ़ाई नहीं की। द सिलेबस इज एन ओशियन, सिलेबस एक समंदर की तरह है, डोंट ड्रॉन ट्राइंग टू ड्रिंक इट ऑल, आप इसको पीने की कोशिश मत करिएगा। आप इसमें से अगर एक ग्लास पानी भी पी लें बहुत बड़ी बात है, तो पूरे ओशियन को पीने की कोशिश मत करिएगा। बी स्ट्रेटजिक, बी फोकस्ड, बी रैंक ओरिएंटेड, हमें स्ट्रेटजिक होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, रैंक ओरिएंटेड होना चाहिए। और दिस ईयर लेट योर प्रिपरेशन स्पीक लाउडर देन योर एंजाइटी, हमारी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए, हमारी प्रिपरेशन ऐसे लेवल की होनी चाहिए कि हम एंजाइटी डिप्रेशन डिप्रेशन से परे चले जाए, हमें सब कुछ अच्छा लगे, बोला कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, मेरे से ही होगा। ओके, चलिए एक चीज याद रखिए जाते जाते, जीपैट रिवार्ड द स्ट्रेटजी नॉट जस्ट अ स्कॉलर। यस, योर रैंक इज वेटिंग, गो क्लेम इट, आपकी रैंक आपका इंतजार कर रही है, इसको क्लेम करिए, आप तैयारी करिए और लक्ष्य प्राप्त करिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग इस तरह के और वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज
अपना ध्यान भी रखते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।